इसमें हम चर्चा करते हैं कई ऐसे दावपेच के बारे में, कानूनी दावपेच के बारे में, और आप फोन करते हैं वकील साहब से, अपने सवाल लेते हैं और अपनी उलझनों को दूर करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले इस कार्यक्रम में। तो सर, एक सवाल है जो इस समय बहुत चर्चा में भी है कि पूर्व न्याय क्या होता है। न्याय तो हमें पता है कि जस्टिस कहते हैं न्याय को, लेकिन पूर्व न्याय क्या है, इसको जरा इलैबोरेट करें। देखिए, रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल वेल नोन है, यानी सभी के नॉलेज में है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या होता है। ये कानूनी शब्द है और इसका जो सामान्य अर्थ है वो ये है कि कोई भी ऐसा केस जिसमें पहले हियरिंग हुई हो कोर्ट में, उसका ट्रायल कोर्ट में हुआ हो और ट्रायल होने के बाद कोर्ट ने उसमें मेरिट पे जजमेंट दिया हो या कोई भी एक्स पार्टी भी जजमेंट दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम पार्टीज द्वारा सेम क्वेश्चन प्रॉपर्टी के लिए कोई केस फाइल किया गया और उसमें कोर्ट द्वारा मेरिट पे एविडेंसेस को अवलोकित करते हुए कोई भी जजमेंट दिया गया, उस जजमेंट को इग्नोर करके कोई फ्रेश सूट फाइल कर दिया जाए किसी के द्वारा, या उन्हीं पार्टियों में से कोई भी जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट थे उनमें से या उनसे रिलेटेड कोई या प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड कोई पर्सन यदि फ्रेश सूट फाइल करता है, तो फ्रेश सूट फाइल करने पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लाई करता है, यानी पूर्व न्याय का सिद्धांत उस पर लागू होता है कि जो पूर्व में एक न्याय हो चुका है माननीय न्यायालय द्वारा, उस विषय वस्तु पर दोबारा कोई भी विचारण, दोबारा कोई भी प्रोसीडिंग्स ऑनरेबल कोर्ट में नहीं विरचित होंगी, क्योंकि जब एक बार कोई जजमेंट हो चुका है, कोई भी निर्णय एक बार हो चुका है किसी विषय वस्तु पर और उस पर दोबारा कोई केस फाइल करता है फ्रेश, या तो इंटरेस्टेड पार्टी हैं तो उनके लिए भी लीगल रेमेडी है कि वो उसमें अपने आप को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन दें, उस ऑर्डर को रिकॉल कराने की एप्लीकेशन दें और वहाँ पे अपने जो भी कंटेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड पार्टी के रूप में हैं, इसको प्रदर्शित करते हुए कोई भी एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ में ऑनरेबल कोर्ट में कर देते हैं। कोर्ट को ये राइट है 151 सीपीसी के अंतर्गत, अगर सिविल सूट है तो कोर्ट उस एप्लीकेशन पर हियरिंग कर सकती है। अगर एक्स पार्टी कोई जजमेंट हुआ है तो उस पर ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी की प्रोसीडिंग। जी बिल्कुल सर, हम पूरी बात को समझेंगे। तो हम सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, वो G20 को लेकर कई दिशा निर्देश दे रहे थे। साथ ही हम अपने कार्यक्रम में लौटते हैं जब वकील आपका में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि कई न्यायालयों में एक ही मुद्दे पर यानी एक ही मुकदमा चलाया जा सकता है? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न सामान्य है लेकिन बहुत ही गंभीर इसलिए है कि किसी भी विषय वस्तु पर, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी हो या कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो जिस पर लिटिगेशन पेंडिंग हो, वो लिटिगेशन क्रिमिनल साइड का हो, वो लिटिगेशन सिविल साइड का हो, वो लिटिगेशन रेवेन्यू साइड का हो या किसी अदर एक्ट के अंतर्गत किसी फोरम में मामला विचाराधीन हो, तो निश्चित रूप से किसी एक विषय वस्तु पर, फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ, किसी एक सिंगल सब्जेक्ट मैटर पर अलग अलग फोरम पे मुकदमे नहीं चल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि यदि कोई घटना घटित हुई, फॉर द एग्जाम्पल, वो घटना आपकी लखनऊ में अगर घटित हुई और उसके बाद जो व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई उसने जाकर दिल्ली में कहा कि साहब लखनऊ में एफआईआर मेरी रजिस्टर्ड हो गई है, अब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ इसलिए दिल्ली में भी वो एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है। जहाँ पर घटना घटित हुई या तो वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर्ड होगी या जहाँ पर वो पहुँच गए वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, लेकिन वहाँ पर नील क्राइम नंबर पर रजिस्टर्ड होगी वो, और उसका जो जुरिसडिक्शन है इन्वेस्टिगेशन का, वो जुरिसडिक्शन जिस थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई उस थाना क्षेत्र को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उस थाना क्षेत्र को जब वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो वहाँ पर ही उस घटना से संबंधित रेलिवेंट एविडेंसेस को कलेक्ट करके आगे की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाएगा। इसी प्रकार अगर सिविल नेचर का कोई मैटर है, यानी प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट पे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट या फाइनेंशियल डिस्प्यूट, तो उस स्थिति में जहाँ पर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर प्रॉपर्टी स्थित है, वहाँ पर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुरिसडिक्शन बनता है और उसी कोर्ट में, उस जुरिसडिक्शन के ही कोर्ट में वैल्यू के अकॉर्डिंग सूट फाइल किया जाता है। यहाँ दर्शकों को कुछ कभी कभी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है, मैं वो भी क्लियर करना चाहता हूँ
कभी आर्बिट्रेशन के मैटर्स में, आर्बिट्रेशन के जो मैटर्स होते हैं उन आर्बिट्रेशन के मैटर्स में भी आर्बिट्रेटर जहां पर हैं वहां पर उन्होंने आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कंप्लीट की। अब जिसके खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड हुआ है वो किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उस आर्बिट्रेशन के अवार्ड का जो एग्जीक्यूशन होगा वो एग्जीक्यूशन जहां पर वो रह रहे हैं या जहां पर वो बैंक स्थित है, जहां पर उस आर्बिट्रेशन से रिलेटेड विषय वस्तु स्थित है, वहां पर उसका एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कुछ स्पेशल मैटर्स में, जैसे मैंने आर्बिट्रेशन का मामला बताया, आर्बिट्रेशन के मामलों में या किसी ऐसे कंपनीज के मामलों में कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स जिन डिस्प्यूट्स का किसी फोरम में निस्तारण हो सकता है और वो फोरम स्टेट में एक ही है या उस फोरम के लिए जो अपीलेट अथॉरिटी है वो दिल्ली में स्थित है, ऐसी स्थिति में जो पूरे देश से लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद जो भी एक फोरम पर लीगल प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा उस फोरम पे ही जाएगा जहां पर उसका जुरिडिक्शन बनता होगा। तो यह बहुत ही स्पष्ट है कि जहां पर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है वहां पर सिविल सूट फाइल होगा, जहां पर घटना घटित हुई है वहां जुरिडिक्शन होगा उस क्रिमिनल केस का जिस क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन उस थाने से की गई है। और यदि आर्बिट्रेशन या किसी स्पेशल एक्ट में कोई ऐसा अवार्ड होता है तो उस अवार्ड का एग्जीक्यूशन वहां से हो सकता है जहां पर उस सेकेंड पार्टी की बैंक या सेकेंड पार्टी वहां पर हो या सेकेंड पार्टी की प्रॉपर्टीज वहां एग्जिस्ट करती हो, तो उसका एग्जीक्यूशन उस डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है। जी बिल्कुल। जब एक्सीडेंट होते हैं तो काफ़ी बार क्लेम की बात आती है कि इस एक्सीडेंट में क्लेम किया जाएगा, लेकिन अगर उस एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को ना दी जाए तब क्लेम मिलता है या नहीं? देखिए, पुलिस को सूचना देना यह एक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फर्स्ट स्टेप पे ही है। जैसे कोई घटना घटित हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में नेग्लिजेंसी होती है किसी एक की या दोनों की। उस नेग्लिजेंसी में जैसे ही घटना घटित हुई तो घटना घटित होने के बाद में फर्स्ट प्रोसेस ही है कि जिस थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई है उस थाने की पुलिस हेल्प के लिए पहुंचे। तो हेल्प के लिए पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी, उसको प्राइमा फेसाई कोई ना कोई इंटीमेट करे। वो इंटीमेट चाहे घटना जिनके साथ घटित हुई है वो लोग करें या देखने वाले घटना को वो लोग करें या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने उस घटना के बारे में सुना हो वो करें। तो जैसे ही इंटीमेट किया जाएगा संबंधित पीएस को, पुलिस स्टेशन को, तो वहाँ की पुलिस वहाँ मौके पर जांच के लिए पहुँचती है या मदद के लिए पहुँचती है। तो यहाँ पर पुलिस को कहना, पुलिस का अपना रोल ये होता है कि उस घटना की सबसे पहले वो एफआईआर अपने यहाँ रजिस्टर्ड करें। अब एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद वो उसकी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, जो भी उसमें इंजर्ड है उनको ट्रीटमेंट या जो भी प्रोसेस है पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपका प्रश्न थोड़ा सा इससे डिफर करता है। डिफर इस तरह से करता है कि जो घटना एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वो तो घायल है, घायल अवस्था में वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा, उसको तो प्राइमा फेसाई ट्रीटमेंट चाहिए। और जो घटना करने वाला है वकील, वो घटना करके वहाँ से चला गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंजर्ड है या जिस के साथ घटना वो घटित हुई और एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में उनके घर वाले आए और उनको लेकर के चले गए, या इंजर्ड है तो इंजर्ड को प्राइमा फेसाई वो ले गए हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में उनका कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट चला, 10-15-20 दिन या जो भी जिस तरह की इंजरी हुई। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट चलता रहता है और वो एफआईआर नहीं करा पाते हैं, ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद अगर वो क्लेम केस फाइल करते हैं तो उस पर एफआईआर होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन उन्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि घटना घटित हुई और घटना घटित होने पर इस व्हीकल से उनका एक्सीडेंट हुआ। तो उसको प्रूफ करने के लिए एफआईआर के लिए मैं फिर दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एफआईआर जिस दिन घटना घटित हुई जरूरी नहीं कि आप उस दिन ही करें। आप 24-48 घंटे में, 72 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो आप जब घटना के संबंध में एफआईआर कराने लायक हों तब एफआईआर वहां पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, लेकिन आपको रीजन बताना पड़ेगा। हमारे साथ जसवीर सिंह जुड़ चुके हैं पंजाब से। दर्शक आपसे सवाल लेना। जी जसवीर, अपना सवाल ले। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले बात की हुई है आपसे, पिछली बार बात हुई थी, वो जो डेट पे खारिज रिपोर्ट एफआईआर की पेश की थी ना, उन्होंने दोबारा सर तीसरी बार खारिज रिपोर्ट लो कोर्ट में पेश की सर। उसमें सर हमने तो बयान दिया था भी असहमति का, हम सहमत नहीं उसके साथ,
पर लेकिन वकील साहब बाद में पेश होके उसने जज साहब ने किया भी तुम ना प्राइवेट कंप्लेंट कर लो, ते ये उसको स्वीकार कर लिया, ये नहीं मुझे मालूम। यही वकील साहब को बोला भी प्राइवेट कंप्लेंट डाल दो, तो मैं तीसरी बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन दे देता हूँ, पर वो प्रोसेस वो ही आएगा, मैं इसलिए आप लेट हो रहे हो। पर सर हम अपनी वो आपको बोला था पहले भी, आपसे जानकारी ली है, आपने बहुत स्पष्ट जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद आपको। ये सर हम FIR उसी तरह रखना चाहते हैं जिस तरह सरकारी रहे, हमारा स्टेट वर्सेस उनके खिलाफ चले विरोधियों के, इसलिए उसकी जो ऑर्डर हुआ है उसकी कॉपी लेके आज आपने बोला था भी उसको वेट कर लीजिए तो फिर मुझे बताना। आज हम आपको वो नया ऑर्डर की कॉपी बता रहे हैं। अभी अब हमें इसके बाद क्या करना चाहिए, हम अवधा न्याय ले सकें, FIR ज्यों दी त्यों रखे, और सर जल्दी प्रोसेस हो। 2020 का मामला है, 2023 हो गया तो हमारा वो ऐसे ही पेंडिंग चल रहा है। देखिए, आपके जो FIR रजिस्टर्ड हुई, इस FIR में पुलिस ने 3rd टाइम फाइनल रिपोर्ट लगा दी, यानी केस में उन्होंने अपनी FIR लगा दी। अब कोर्ट का जो व्यू है बिल्कुल सही है कि अगर कोर्ट उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का फिर ऑर्डर करती है तो पुलिस कहीं ना कहीं एक्यूज से मिली हुई है ऐसा लगता है, या एक्यूज का फेवर कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर वही रिपोर्ट आएगी जो अभी 3 बार से आ रही है। तो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है अभी, यानी कोर्ट ने एज अ कंप्लेंट केस को ट्रीट कर लिया है, एक्यूज को समन कर दिया है, इस बात का आदेश आपके केस में हुआ होगा। अगर उन्होंने कोर्ट ने उन एक्यूज को समन कर लिया और कंप्लेंट केस के रूप में आपके केस को ट्रीट कर लिया है, तो ये आपके अगेंस्ट में ऑर्डर नहीं है, ये आपके फेवर में भी है। देखिए क्या है, क्रिमिनल केस को 2 तरीके से प्रोसीड किया सकता है। पहला, आप स्टेट केस के रूप में चलाएं, दूसरा आप कंप्लेंट केस के रूप में चलाएं। दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है ट्रायल का। लेकिन आप अगर इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप ऑनरेबल कोर्ट के उस ऑर्डर का रिवीजन कर सकते हैं अपर कोर्ट में। अगर वो लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुआ है तो आप उसका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आप उसका रिवीजन कर सकते हैं कि साहब ये समनिंग ऑर्डर जो हुआ है ये गलत हुआ है, इस पर स्टेट केस के रूप में इन्हें कंसीडर करने के लिए डायरेक्शंस दे दिए जाए। या सेशन कोर्ट का ऑर्डर है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस विषय पर आप अपनी रिवीजन को फाइल कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि ऑर्डर जो हुआ है वो ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि उस ऑर्डर से आगे एक्यूज को सहयोग मिल सकता है तो आप निश्चित रूप से उसकी जो भी इलीगलिटीज़ हों, उसकी जो अवैधानिकताएं हों, उनको आप अवलोकित करिए, एक डिस्कशन कर लीजिए अपने एडवोकेट से और उसके साथ ही उसका रिवीजन फाइल करा दिए। तो अपर कोर्ट को ये राइट है कि वो लोअर कोर्ट द्वारा किए गए समनिंग ऑर्डर पे को सेट असाइड कर सकती है, या उस पर उन्हें पुनः विचारण के आदेश दे सकती है, या उसको स्टेट केस में करने के लिए भी डायरेक्टिव्स दे सकती है। जी, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक को उनके सवालों, एक बार फिर से वकील आपका स्वागत है। प्रश्नों की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं SS राठी बुलंदशहर से, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। जी SS राठी, अपना सवाल लें। किरण पाल शर्मा एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी किरण, अपना सवाल लें। हेलो जी, अपना सवाल लें। हेलो, मेरा सवाल ये है, आप पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कर दें। मेरा सवाल ये है, हाँ हाँ हेलो, आप अपने हाँ टीवी जी, हाँ मेरा सवाल ये है कि जो ये रेपिस्टों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ, मर्डर के खिलाफ जितने भी ये केस होते हैं, FIR होती है, सजा हो जाती है और उसके बाद में जो है ना उनको जो है ना फिर जो है ना बरी कर दिया जाता है, ये ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी घटना में जो गंभीर घटनाएं आपने बताई हैं, इन पर जो भी सजा हो जाती है उस सजा की पुष्टि अपर कोर्ट तक होती है। सामान्य तौर पर यही देखा जाता है। अगर सेशन कोर्ट से कोई भी रेप के केस में, डकैती के केस में, मर्डर के केस में या अदर किसी हीनियस ऑफेंस में
कोई भी सजा होती है तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक सजा ही होती है। लेकिन कोई ऐसा रेयरेस्ट केस, कोई ऐसा केस जिसमें लोअर कोर्ट से सजा हो गई हो और अपर कोर्ट से उनको अपील में बाइज्जत बरी कर दिया गया हो, तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा इलीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा जिस पर अपर कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया होगा। अब जिस केस के संबंध में आप बात कर रहे हैं, अगर उस केस का जो केस डायरी, उस केस का ट्रायल, उस केस में एविडेंसेस, जो कुछ भी केस में हुआ हो प्रेजेंट, अगर एक बार उसका आप ठीक से अवलोकन करें और मुझसे आप डिस्कस करें तो मैं आपको हो सकता और बेहतर सलाह दे सकता हूं कि कोई अगर पर्टिकुलर केस आपकी नॉलेज में हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गंभीर मामलों में जहां तक वीमेंस को प्रताड़ित करने की बात है या उनके साथ किसी घटना की बात है, आप देखिए जब से अभी नया पॉक्सो एक्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं कितनी स्ट्रांग और कितनी एक्सपेडाइट तरीके से ट्रायल चल रहे हैं। 2012 के बाद से, जब से निर्भया कांड हुआ, उसके बाद से तो और सीरियसनेस आ गई है लॉ में, और कोर्ट्स भी बहुत सीरियस इस तरह के मामलों को, अभी कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, 60 डेज 90 डेज के अंदर केसेस को डिसाइड कर दिया गया। तो कोर्ट हमेशा इस तरह के गंभीर मामलों में एक्सपीडियसली ट्रायल करती है, एविडेंसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करती है और जजमेंट भी एक्यूज के अगेंस्ट भी देती है कि उन्हें सजा हो। अब जहां पर गवाह मुकर जाते हैं, जहां पर वादी ही कह देते हैं कि हमारे साथ कोई घटना घटित नहीं हुई है, या जहां पर प्रताड़िता जो पीड़िता है वही बोल देती कि साहब मेरे साथ इस तरह कोई घटना घटित नहीं हुई है, तो वहां पर कुछ ऐसे मामलों में जो एक्यूज हैं वो हो सकता है बच जाते हों। लेकिन सामान्य तौर पर जो कोर्ट का व्यू है या कोर्ट जो अपना विवेक इस्तेमाल करती है, वो निश्चित रूप से आज की डेट में अगर हम सजा का ग्राफ देखें तो वो बहुत बढ़ गया पहले की अपेक्षा। अब ऑनरेबल कोर्ट से जो एक्यूज हैं और उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस है, एक सिंगल एविडेंस भी अगर है उनके खिलाफ, तो वो फिर बच नहीं पाते हैं, न्यायालय से उनके खिलाफ सजा के आदेश निश्चित होते हैं। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि हमारे कॉलर को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वकील आपका में बस इतना ही, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां शिवपाल सिंह